नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। बागेश्वर उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी दोनों ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प होगा बागेश्वर की जनता जनार्दन आखिर अपने मतदान से फैसला किसके पक्ष पे करती है और बागेश्वर के भविष्य के लिए बेहतर कैंडिडेट कौन हो सकता है, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बहरहाल हमने आज देवभूमि डायलॉग के मंच में आमंत्रित किया है आम आदमी पार्टी से हाल ही में कांग्रेस में आए कांग्रेस के उम्मीदवार बसंत कुमार जी को। बसंत कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। और आप जैसे भाग्यशाली कम लोग होते हैं जो एक दिन पहले ज्वाइन करें, दूसरे दिन उन्हें पार्टी का टिकट मिल जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने कांग्रेस पार्टी को अप्रोच किया या कांग्रेस पार्टी ने आपको अप्रोच किया बागेश्वर से चुनाव लड़ने के लिए? देखिए भट्ट जी, सवाल अप्रोच का नहीं है। आप बागेश्वर की इक्वेशन को देख सकते हैं। और जहां तक हमारी अपनी विचारधारा का सवाल है, अपनी सोच का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से पहले से भी हम त्रस्त हैं। और बागेश्वर की जो राजनीतिक इक्वेशन है, वो इक्वेशन दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी को बाई लक ही वो सीट हमेशा मिलती रही है। क्योंकि दो भागों में त्रिकोणीय मुकाबला होता था। दो भागों में जब कांग्रेस पार्टी और हमारे बीच में दो भागों में वोट डिवाइड हो जाता था, तो उसका बेनिफिट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आज उपचुनाव की स्थिति पैदा हुई। उपचुनाव में स्वाभाविक बात है कि अगर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला होता है तो कांग्रेस पार्टी सीट निकाल के ले जाएगी और सदन में विपक्ष की ताकत बढ़ेगी। और लोकतंत्र का ये एक वो भी है, एक आधार भी है कि विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए, विपक्ष कमजोर ना पड़े। आप कह रहे हैं कि आपके विधानसभा में जाने से विपक्ष मजबूत होगा, लेकिन जी, बागेश्वर की जनता को क्या फायदा मिलेगा, यह मैं जानना चाहता हूं। बागेश्वर की जनता को यह फायदा मिलेगा कि बागेश्वर की जनता को एक तो यहाँ विधानसभा का प्रतिनिधित्व बेहतर मिलेगा। दूसरा, आप ये अच्छी तरह समझते हैं कि मजबूत विपक्ष ही नीतियों को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंटेशन में ला सकता है। सदन में जो बातें उठाई जा सकती हैं, वह रोड में उठाने से उतनी आसानी से हल नहीं होती जितनी आसानी से सदन में उठाने के बाद हल होती हैं। हम सदन में जाकर बेहतर तरीके से चीजों को देख सकते हैं और पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन समाज के लिए बेहतर तरीके से कराया जा सकता है। अगर मैं आपकी बात को ही ले लूं, 2007 में चंदन राम दास जीते, 2012 में चंदन राम दास जीते, 2017 में चंदन राम दास जीते, 2022 में चंदन राम दास जीते। जो व्यक्ति साइमल्टेनियसली 1 2 3 4 चुनाव लगातार जीत रहा हो, ऐसा तो है नहीं कि वो बाय डिफॉल्ट जीत रहा हो, बाय लक से जीत रहा हो। उसकी जनता में पकड़ तो होगी। तो बता दिया आपको कि ये इक्वेशंस का आप देख रहे हैं कि ये जो है त्रिकोणीय मुकाबले यानी कि वोटों के ध्रुवीकरण के कारण हुआ है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की वो सीट कभी रही नहीं, क्योंकि तीसरा पक्ष मजबूत तरीके वोटों को तीन भागों में डिवाइड करता रहा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उसका बेनिफिट मिलता रहा है। ये भारतीय रणजीत जनता पार्टी तो सीट जीत ही नहीं पा रही है कभी। लेकिन जो रंजीत दास हैं, जो पिछले विधानसभा 2022 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पे आए, आप तीसरे नंबर पे थे, उन्हें तो बीजेपी ने अपनी जी, पार्टी में जोड़ लिया। तो बीजेपी ने तो अपना कुनबा पहले ही मजबूत कर लिया। आप रंजीत दास जी की बात कर रहे हैं। जी हाँ। रंजीत दास जी का व्यक्ति वोट कितना था, ये तो इस उपचुनाव से स्पष्ट हो पाएगा। और रंजीत दास जी ने जल्दबाजी दिखाई है। बेहतर होता रंजीत दास जी बागेश्वर विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते थे, और वो उन पे कोशिश भी कर रहे थे और उन्होंने पैनल पे नाम भी भेजा था। और वो बहुत जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी के गोद में चले गए। पता नहीं उन्होंने क्या लालच दिया, इस वजह से मुझे प्रत्याशी बनाया गया वहां पे। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि रंजीत दास जी को यह कंफर्म हो चुका था कि कांग्रेस पार्टी बागेश्वर उपचुनाव में बसंत कुमार जी पे दाव लगा रही है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और वो बीजेपी में चले गए। अगर रंजीत दास जी प्रजम्पशन पर ही पूरी जिंदगी जीते हैं तो इसका मतलब वो कमजोर प्रत्याशी हैं। और समाज को ऐसे प्रत्याशी से सतर्क रहना चाहिए। भविष्य में भी अगर वो नगर पालिका के प्रत्याशी बनते हैं, अन्य तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहीं पर उनको प्रत्याशी बनाती है। प्रजम्पशन पर हम अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं। ये स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस पार्टी ने उनके जाने के बाद अपने कैंडिडेट को डिसाइड किया है।
बट सर आपके सामने चैलेंजेस तो बहुत हैं। बीजेपी के सामने सहानुभूति एक बड़ा फैक्टर है, उनका संगठन एक बड़ा फैक्टर है, सरकार एक बड़ा फैक्टर है, डबल इंजन का जो वो गाते हर जगह बताती रहती है डबल इंजन की सरकार है, वो एक बड़ा फैक्टर है। तो इतने इतने बड़े बड़े फैक्टर्स आपके सामने हैं, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है? बसंत कुमार एज ए हाँ कैंडिडेट क्या मान के चल रहे हैं कि उनके पक्ष में क्या है? हाँ, सहानुभूति की अगर बात करें तो आप मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा टटोल लीजिएगा कि मेरे साथ कितनी प्रकार की घटनाएं हैं और मैं किस प्रकार का इंसान हूं और मेरे साथ क्या जीवन शैली है। और सहानुभूति की अगर बात की जाए, पर मैं लाचारी का जीवन पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि लाचारी हमेशा धुतकारी जाती है और हिम्मत हमेशा सराही जाती है। इसलिए मैं अपनी सहानुभूतियों की बात नहीं करता हूं। जहां तक रही चंदन राम दास जी की सहानुभूति मिलने की बात, मैं समझता हूं कि 4 बार बागेश्वर विधानसभा की जनता ने उनको प्रतिनिधित्व दिया है, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने दिया 4थी बार। और जब आज 4 महीने के बाद उनकी जो वास्तविकता सामने दिख रही है, उसमें आप ही के जैसे जो चैनल है या फिर न्यूज में है, अन्य अन्य स्तर पर जो है इस तरीके की स्टेटमेंट वायरल हो रही है कि उन्होंने अपनी पुत्री का जो है भ्रष्टाचार करके नौकरी लगाई थी। उसमें सच्चाई कितनी है मैं इस बात पे नहीं जाता हूं। तो मैं ये समझता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में सहानुभूति जैसा शब्द कहां से आ जाता है, क्योंकि राजनीति जो है वो प्रतिनिधित्व का क्षेत्र है। और समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो अपनी जो प्रोग्रेस है, अपनी जो है वास्तविकता के साथ, जो अपनी एबिलिटी है, एबिलिटी के साथ जो है नेतृत्व आगे आना चाहिए, नेता आगे आना चाहिए। आज मैं नेता बन जाऊं और कल फिर मेरा बेटा बनेगा, मेरा पोता बनेगा, ये कौन सी राजनीतिक जो है विरासत तैयार करने में हम लोग लगे हुए हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसा लोकतंत्र हमको चाहिए। हमको लोकतंत्र स्वच्छ और स्पष्ट चाहिए, और जो व्यक्ति, जो लोग राजनीति के लिए प्रतिनिधित्व करने लायक हैं, वो आगे आकर देश का नेतृत्व करें, प्रदेश का नेतृत्व करें और हमारे समाज का नेतृत्व करें। ऐसी सोच के साथ हम जीवन जीते हैं। सर आपने कांग्रेस ज्वाइन करने के साथ साथ आप क्या ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई भविष्य नहीं है, इसलिए ये सब देखकर बहुत ही कैलकुलेट तरीके से आपने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है? देखिए भट्ट जी, मैं यथार्थवादी इंसान हूं और मैं यथार्थ में जीता हूं। जब भारत आजाद हुआ था तो देश की जनसंख्या 35 करोड़ थी। आज भारत देश की जनसंख्या 135 करोड़ है। हम तत्समय जो 35 करोड़ जनसंख्या के हिसाब से भारत देश के बारे में नहीं सोच सकते। आज हमें 135 करोड़ जनसंख्या और उतने ही संसाधन हमारे पास हैं। संसाधन हमारे बड़े नहीं है, और उसी हिसाब से हमें भारत के जरूरतों और आवश्यकताओं के बारे में सोचना पड़ेगा। इसीलिए आज की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन यही है कि मुझे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और मुझे विपक्ष को मजबूत करने के लिए, और बागेश्वर की जनता को उसके अधिकार हक दिलाने के लिए मुझे सदन में जाना चाहिए। ऐसी मेरी सोच है। बसंत कुमार जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि कल के दिन जनता आपसे ये कहेगी कि 2017 का चुनाव आपने बीएसपी से लड़ा, 2022 का चुनाव आपने आम आदमी पार्टी से लड़ा, और आज उपचुनाव बागेश्वर का आप कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं। आपकी राजनीतिक विश्वसनीयता, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? बसंत कुमार, हमेशा सत्ता, शासन, प्रशासन में सदनीयति, सद्भावना, मानवता, इंसानियत और सदनीयति के साथ जन कल्याण की भावना से सत्ता पर पहुंचने के लिए चुनाव लड़ा है। और मैं आज भी मानव कल्याण के लिए, पुण्य कमाने के लिए, जनता की सेवा के लिए पूरे सद्भावना के साथ, सदनीयति के साथ सत्ता पर जाना चाहता हूं, शासन पर जाना चाहता हूं। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि जब जिस प्रकार की परिस्थितियां रही हैं, उन परिस्थितियों में बसंत कुमार चुनाव लड़ा है, और वर्तमान परिस्थिति यह कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे भ्रष्ट कुशासन को रोकने के लिए बसंत कुमार को कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए। ये बात बागेश्वर की जनता मेरे बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानती है, और मैं राजनीति में किसी प्रकार के स्वार्थ के लिए, किसी प्रकार से अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए या फिर अपने बच्चों को सरकारी नौकरी में लगाने के लिए मैं राजनीति में नहीं आया हूं। मैं राजनीति में केवल सेवा के भाव से आया हूं। इस सृष्टि में मुझे मानव के रूप में जन्म मिला है, और मैं राजनीति से पुण्य कमाकर जाना चाहता हूं। यही मेरा लक्ष्य है। बट सर, आपसे तो लोग कहेंगे ना, आपने कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन की क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ एक डील करी, उस डील में आपसे कहा आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करिए, हम आपको दावेदार बनाएंगे। ये तो एक पॉलिटिकल डील हो गई। जिस 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 अध्यात्म की आप बात कर रहे हैं कि आप मानव जीवन के आपके इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। इसलिए सहमत नहीं हूं
क्योंकि बागेश्वर की जनता स्वयं चाहती है कि बागेश्वर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं बल्कि कांग्रेस का विधायक होना चाहिए। विगत चुनावों के जो पॉलिटिकल रूप से जो वोट डाले गए हैं उनकी जो इक्वेशन दिखती है वो इक्वेशन ये दिखती है कांग्रेस पार्टी का विधायक होना चाहिए बागेश्वर विधानसभा के अंतर्गत। बसंत कुमार जी, आपकी पार्टी यूनाइटेड है, कांग्रेस एक यूनाइटेड यूनिट है बागेश्वर में। इस बार आप कह रहे हैं कि आपके साथ सब लोग खड़े, सारे कांग्रेस के लोग खड़े हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं है, इंटरनल डिफरेंसेस नहीं है? मेरे साथ उससे पहले जुड़े हुए 100% लोग खड़े हैं और इस टाइम पर कांग्रेस के जो लोग हैं, समस्त लोग जो कांग्रेस पर विश्वास रखते हैं, कांग्रेस की नीतियों को समझते हैं, वो सब लोग मेरे साथ खड़े हैं। और जिस तरीके से आपके सवाल हैं, मैं उन सवालों का स्पष्ट रूप से ये जवाब दे देना चाहता हूं कि बहुत सी चीजें कांग्रेस के अंदर अलग अलग लोग रहते होंगे, मैं भी गया हूं, कुछ विचारों में हो सकता है मेरे टकराव भी होंगे और मैं उन नीतियों को अपने अच्छे व्यवहार के साथ और स्पष्ट रूप से पटल पर रखकर उन नीतियों को भी ठीक कराने का भी प्रयास करेंगे। अगर कहीं पर हमको अगर उनमें इफ एंड बट नजर आएगा तो मेरी सोच आज ये है कि कांग्रेस पार्टी पूरे भारत के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी से 100 गुना ज्यादा बेहतर है। अब आप एक कमिटमेंट करेंगे कि अब आप कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे ना, आप चेंज नहीं करेंगे राजनीतिक दल, अब आप कांग्रेस पार्टी के साथ ही जुड़े रहेंगे चाहे रिजल्ट कुछ भी हो? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में जुड़ चुका हूं और मैं कांग्रेस पार्टी में रहूंगा और मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार के साथ रहूंगा। और आने वाले समय में मैं एक यथार्थवादी इंसान हूं, यथार्थ की भूमिका क्या रहेगी मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं हमेशा सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ, इंसानियत के साथ, मानवता के साथ और भाईचारे के साथ रहूंगा। अपने जिंदगी में मैं ये संकल्प लेता हूं कि राजनीतिक स्वार्थों के लिए कभी घिनौने तरीके से अपने जमीर के साथ समझौता नहीं करूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। जब मैं बागेश्वर की बात करता हूं बसंत कुमार जी, जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, चाहे पर कैपिटा इनकम है, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ की बात है, बागेश्वर बहुत निचले पायदान में है। एक दौर में गरुड़ वैली जो अपने फूड सिक्योरिटी के लिए जानी जाती थी, खाद्यान्न उत्पादन के लिए जानी जाती थी, आज वहां की क्या स्थिति है? वो हेरिटेज टूरिज्म का हब बन सकता था, हम उसमें पिछड़ गए, वो क्या स्थिति है? तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं, बट दिक्कत यह है कि आपने उन अपॉर्चुनिटीज, जो आपके अपॉर्चुनिटीज थे, उनको ग्रैब नहीं किया। तो क्या आप मानते हैं कि जो मैंने मुद्दे उठाए हैं ये आने वाले चुनाव में आपके लिए बड़े इश्यूज रहेंगे, खासकर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी? देखिए, अगर टूरिज्म की दृष्टि से देखा जाए, प्राकृतिक दृष्टि, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, तो हम चांदी के मुकुट पहने हुए बागेश्वर जिले को देखते हैं। वो उत्तराखंड की काशी के रूप में इसको देखा जा सकता है। और यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ के जो वातावरण है, वो मनुष्य के लिए कितनी बेहतर है वो हम समझ सकते हैं। हम यहाँ पिंडारी ग्लेशियर से लेके इस टूरिज्म क्षेत्र में, इस ट्रैकिंग क्षेत्र को अगर ढंग से देखें तो टूरिज्म का हमेशा यहाँ पर जमावड़ा लग सकता है। इस तरीके से हम अपने लोगों को रोजगार दे सकते हैं, इस क्षेत्र को आगे डेवलप कर सकते हैं। ऐतिहासिक भौगोलिक दृष्टि से धार्मिक संस्थान की अगर बात करें, सैन्य धाम और देवभूमि बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है उत्तराखंड प्रदेश को। मैं उत्तराखंड में बागेश्वर बागनाथ की अगर बात करूं तो बागनाथ जो मंदिर है, इस मंदिर को आप केदारनाथ, बैजनाथ, बागनाथ, इन सबको डेवलप करने की अगर बात करें तो बागेश्वर टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकता है। और जो आप एग्रीकल्चरल के क्षेत्र में जो अभी आप बता रहे थे, इसमें भी बहुत आगे तक जा सकता है। ये हमारी स्वाभाविक सोच है और आपके दिशा निर्देशन पर आने वाले समय में भी जब आपसे बात होगी, जब हम विधायक बन के असेंबली में चले जाएंगे, तब आपसे डिस्कस करेंगे और आपके दिशा निर्देशन पर, आपके जो है सुझावों पर जो है काम करके बागेश्वर विधानसभा के बागेश्वर जिले को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो बसंत कुमार बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, मतलब आपने ये मान लिया है कि आप अगले उपचुनाव में आप चुनाव जीत के जाने वाले। आपकी बातों से बहुत कॉन्फिडेंस झलक रहा है। जरा आखिरी में ये बता दीजिए, इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है? देखिए, नेगेटिव मैं कभी नहीं सोचता हूं। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड गेट पॉजिटिव। चलिए, अच्छा आपका मंत्रा है, बहुत अच्छा मंत्रा है बसंत कुमार साहब। बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से बातचीत करने के लिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बागेश्वर के पास वो सब कुछ है, लेकिन बागेश्वर बहुत पीछे रह गया। आप इकोनॉमिक पैरामीटर्स के हिसाब से देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम,
कहां बागेश्वर है, कहां आपका हरिद्वार है, कहां बागेश्वर है, कहां आपका उधम सिंह नगर है, कहां बागेश्वर है, कहां आपका नैनीताल है। इन टर्म्स ऑफ हेरिटेज टूरिज्म चमत्कार कर सकता है बागेश्वर, लेकिन उस ओर ध्यान देने की जरूरत है। गरुड़ वैली एग्रीकल्चर के लिहाज से एक बड़ी वैली डेवलप हो सकती है, स्वरोजगार के लिहाज से एक बड़ी वैली डेवलप हो सकती है। कुल मिला के पास प्रकृति ने बागेश्वर को बहुत दिया है, बस मानवों को अपना दिमाग, जो कहते हैं ना पॉजिटिव माइंड लगा के बागेश्वर के स्वरूप को बदलना है, बागेश्वर के लोगों को खुशहाल बनाना है और बागेश्वर को एक आर्थिक तौर पे सशक्त जिला बनाना है। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस खास इंटरव्यू को देखने के लिए।